नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बजने जा रहे हैं, वक्त है 4 के अलार्म का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं 4 के अलार्म की 4 बड़ी खबर। सबसे पहले कौन कौन सी है जो रखने जा रहे हैं आपके सामने, नजर डालिए। देखिए, जो पहली खबर होगी 4 के अलार्म में, ये पटना में हजारों छात्र सड़कों पर हैं, उसको लेकर है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली से लेकर देरी तक दिख रहा है आक्रोश। और आज की दूसरी खबर जो आपके सामने रखे जा रहे हैं, यूपी की बिसात गठबंधन से क्या साइकिल से दब जाएगा हाथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबले पर क्या कह गए अखिलेश, बताएंगे। तीसरी खबर आज की, रुला रहा है प्याज दाम आसमान पर, अब कांदा एक्सप्रेस का इंतजार है। और चौथी खबर है, रेप के दोषी राम रहीम फिर जेल से बाहर। इस बार मिली फरलो, आखिर राम रहीम पर इतना रहम क्यों, यह बड़ा सवाल। बीपीएससी से लेकर कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आंदोलन कर रहे छात्र गांधी मैदान से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च कर रहे हैं, लेकिन बीच में पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। इस दौरान पुलिस के साथ छात्रों की झड़प भी हुई है। छात्रों पर पुलिस ने पानी की बौछार की है और कई बार लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया है। कुछ छात्र इस दौरान घायल भी हुए हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखते रहिए, देखिए जरा। तो दरअसल ये जो छात्र हैं वो भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर ये आक्रोशित हैं। इनकी मांगे हैं कि पारदर्शी हो सब कुछ, नहीं हो रहा है, इसमें भी भ्रष्टाचार। और किस तरह से ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, देखिए जरा। ये इनको डिटेन भी किया गया है, इसमें सैकड़ों छात्र शामिल हैं। इसमें छात्रों को साथ देने के लिए इसमें लड़कियां भी थी, महिलाएं भी शामिल हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि ये छात्र हित का मुद्दा है। लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग किया है। कई छात्र इसमें चोटिल हो चुके हैं, घायल हुए। और जब छात्र लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, मान नहीं रहे थे, तो पुलिस ने बल प्रयोग किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। जो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, देखिए। पानी की बौछार से छात्रों को पीछे धकेलने की कोशिश करती पुलिस प्रशासन की टीम। एक बार सुनवाइए जरा। छात्र शक्ति जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा। पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी ताकि ये छात्र पीछे हटे, लेकिन फिर भी छात्र पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं। ये देखिए जरा। बीपीएससी अधिकारी के द्वारा हम लोग कुत्ता है, हम लोग छात्र हम लोग अपराध के लिए उठाने के लिए लड़ते हैं। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे की गूंज पटना में भी है। हाथों में तिरंगे झंडे और अपनी मांगों से जुड़े पोस्टर बैनर। गांधी मैदान पर जमा हुए इन हजारों छात्रों और युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च शुरू किया, लेकिन उन्हें पहले पुलिस की बैरिकेडिंग और फिर पानी की बौछारों का सामना करना पड़ा। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए पटना में सुरक्षा व्यवस्था पहले ही काफी सख्त कर दी गयी थी, लेकिन छात्रों की भीड़ के आगे पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सीएम हाउस घेरने निकले छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया, लेकिन छात्रों ने जेपी गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग तोड़ी और डाक बंगला तक पहुंच गए। मार्च पर निकले छात्र और युवा 70वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी छात्रों में रोष है। इस मुद्दे पर पटना के गर्दनी बाग में कई छात्र गुट धरने पर बैठे हैं। सरकार से उनकी कई दौर की बातचीत नाकाम रही है। देखिए, प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि सीधे मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करें और बीपीएससी समेत तमाम जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें हुई अनियमितताओं की जांच करें सीएम।
कुछ परीक्षाओं को रद्द करें। अब सुनते हैं छात्रों और बिहार के शिक्षा मंत्री की क्या क्या दलील है। अपनी बीएसएससी के माध्यम से 3 बहाली निकाला गया है। सेकेंड इंटर स्तरीय, बीएसओ, सीजीएल 4 3 साल बहाली दिया गया। हम लोगों ने कई बार बीएसएससी आयोग का घेराव किया कि सर एग्जाम डेट घोषित किया जाए। इसके बावजूद इन लोग क्या बोलते हैं कि 15 दिनों का हम लोग समय दीजिए। तो 2 साल में आपको 15 दिन का वक्त नहीं मिला है। हम लोग सड़कों पे इसलिए निकले हुए हैं कहा कि हम लोग का जो बहुत सारे मांग है, जैसे ड्रेसर का हो गया, बीपीएससी का हो गया, बीएसएससी का हो गया, एडीओ का, इस तरह से जो 15 से 16 मांग है हम लोगों का। बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी से मिलवाया जाए, इसलिए क्योंकि इन लोग छोटे छोटे पदाधिकारियों से वार्ता करवा देते हैं और बात खत्म हो जाता है। हमको अगर वार्ता करवाया जाए तो बजाबता ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाए, तब लोग जो है हम लोग धरना खत्म करेंगे। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि बिहार में छात्र आखिर सरकार से नाराज क्यों हैं और उनकी डिमांड क्या क्या है, क्या मांग कर रहे हैं छात्र, ये जरूरी है। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो छात्र हैं, छात्र भर्ती परीक्षाओं में देरी, अनियमितता और गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उनकी शिकायत है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं छात्र। बीपीएससी ट्री 4.0 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 को 2 के बजाय 1 चरण में कराया जाए। बीपीएससी ट्रे 4.0 में नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए। बीपीएससी की बची हुई जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करा ले सरकार, ये छात्र कह रहे हैं। परीक्षाओं में उम्र को लेकर छूट दी जानी चाहिए। पुलिस भर्तियों में नई वैकेंसी लेकर आए सरकार। बिहार सरकार की भर्तियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाए ताकि बिहार के मूल निवासियों को नौकरियां मिल सकें। एक उम्मीदवार एक नतीजा नीति लागू की जाए, छात्र डिमांड कर रहे हैं। पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लेकर आए सरकार, ये छात्रों की बात है। और अब इस खबर पर और ज्यादा क्या हलचल है, सभी कुछ हर एक पहलू को बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं। रमन का रुख करते हैं। रमन, ये जो पूरी हलचल है, ये पूरी जो खबर है, इसको लेकर हम देख भी पा रहे हैं, आप हमें नजर आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, दर्शक भी देख पा रहे हैं, तमाम सैकड़ों छात्र भी आपके साथ उपस्थित हैं। आप चाहे तो बात भी कर सकते हैं और भी क्या इस वक्त हलचल है, क्या सरकार कह रही है, क्या छात्र कह रहे हैं, सब कुछ बताइए। देखिए आशुतोष, ये सुबह से प्रोटेस्ट जारी है और इस वक्त हम डाक बंगला जो कि सेंटर है उस सेंटर पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो छात्र है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इनका एक डेलीगेशन जो है वो सरकार के साथ बातचीत करने के लिए गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी पुलिस फोर्स और इन छात्रों की जो तैनाती है वो इस वक्त यहाँ पर इनकी सीधी मांग है कि परीक्षा को एक शिफ्ट में, एक पारी में करानी चाहिए। जो क्रॉस माइनस मार्किंग है उसको सीधे हटाना चाहिए। डोमिसाइल नीति जो है वो TRE 4 के रिक्रूटमेंट में बिहार के छात्रों के लिए सरकार को बहाल करने छात्राएं नजर आ रही हैं आपके पीछे, जल्दी से चाहे तो आप बात कर सकते हैं, बात करिए जरा, थोड़ा दर्शक भी समझ ले कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, छात्रों की मांग है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो आप लोग क्या डिमांड चाहते हैं जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट दिन भर चला है। TRE 4 का जो है ना स्टेट का निकाला है और कुछ दिन बाद फिर एग्ज़ाम लिया है, तो इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं लिया जाए, परीक्षा रद्द किया जाए। आप लोग चाह रहे हैं कि सिंगल फेज में भी इसको कराया जाए? जी, हम लोग का सिर्फ 15 का मुद्दा है, एक मुद्दा नहीं है। क्या आप लोग की क्या मांग है? ये देखिए, ये आप लोग क्या मांग कर रहे हैं ये पूरे आंदोलन में? हम लोग सरकार से क्या चाहेंगे, सरकार देख रहे हैं हम लोगों को कुत्ता बना दिए, तो आज हम कुत्ता पार्टी स्थापित कर लिए। इस वजह से कि जब सरकार ही चाह रही है कि हम लोग कुत्ता ही बन के भूकें, तो फिर भूख ही लेते हैं, सोचे रोड पे आके भूख लें, फिर बाद में भूखते भूखते सम्राट चौधरी जी का इस्तीफा भी ले लें भूख भूख करके। यही कुत्ता ये क्या है?
ये आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे आप पढ़े लिखे अधिकारी होकर के हम लोगों की तुलना कुत्ता से कर रहे हैं, और वहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत जी कॉकरोच से तुलना कर रहे हैं, कभी कंगना रनौत हम लोग को गटर का बोल रही हैं। ये कहाँ तक सही है, ये बताइए सर। हम अपना मुद्दा लेके ना आते हैं रोड पे, क्या हमारा संविधान में अधिकार नहीं है कि हम रोड पे आए या हम आंदोलन करें या फिर हम कहीं धरना स्थल पे बैठे? जब हम अपना मुद्दा लेकर के धरना स्थल पर हम लोग 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं 4 साल पहले, बैठे रहते हैं, कान में तेल देके सोते जाते हैं। जब आपकी कुर्सी 5 साल में परिवर्तन हो सकती है, तो क्या 5 साल में कि कोई यहाँ पे पदाधिकारी हो या अधिकारी हो या किसी भी स्टाफ जिसकी बहाली होती है, क्या उनका रिटायरमेंट नहीं होता होगा? क्या आपकी सीट खाली नहीं होती होगी? आप क्या चाहते हैं कि बेरोजगार ही रखे? ये देखिए आशुतोष, ये पोस्टर है, कल जो कंट्रोलर थे उनके तरफ से ये बयान आया था, जो उन्होंने एक फ्रेज यूज किया था, उसके प्रदर्शन में ये छात्र खड़े हैं और साफ तौर से इनकी मांग है कि जो एग्जाम करानी है सरकार को सिंगल फेज में करा, और अलग अलग मांग है, डोमिसाइल नीति को लेकर है, सिंगल फेज में एग्जाम कराने को लेकर है। तो ऐसे बहुत सारे मांग है जिसको लेकर छात्र, चाहे वो बीपीएससी के हो या टीआरई के हो, वो प्रदर्शन आज दिन भर पटना में आपको सड़कों पर देखने को मिला है। रमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहां से खबरें और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कहा गया था, याद है कि कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और इसको लेकर हो गया बवाल, और उसके बाद से एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और चीज देखने को मिली है कि कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब पटना में एक नई तस्वीर सामने देखने को मिली, कुत्ता जनता पार्टी। आपने देखा वहां पर पोस्टर लेकर छात्र उतर रहे हैं, अपने आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और रांची में हुए छात्र आंदोलन के बाद बिहार में भी भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्र मुखर हैं। इस वक्त वहां धरना कई दिनों से चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन पिछले दिनों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा नियंत्रक की एक टिप्पणी ने छात्रों का गुस्सा और भड़का दिया, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे। परीक्षा नियंत्रक को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया, उन पर एक्शन हुआ है। पटना में छात्रों का आंदोलन कई दिन से चल रहा था, लेकिन इसने जोर तब पकड़ा जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने आरोपों को लेकर पत्रकारों के सवाल के जवाब में वो बात कह दी जो छात्रों को चुभ गई। कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का काम। सरकार से नाराज छात्रों को बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी साथ मिल गया। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा और कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांगों को नजरअंदाज न किया जाए और मामले का हल निकालने के लिए उनसे सकारात्मक वार्ता की जाए। तेजस्वी यादव को तुरंत शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जवाब दिया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। इस प्रदर्शन को तेजस्वी की पार्टी आरजेडी समेत 14 छात्र और युवा संगठनों का समर्थन हासिल है। उधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वो छात्रों की शिकायतों का हल करने के लिए हर महीने के चौथे मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी सहयोग शिविर लगाएंगे। ये बात हो गई बिहार की। अब उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं, यहां क्या चल रहा है देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने का ऐलान किया है सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने। 9 साल में 9,30,000 नौकरियों देने का वादा किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। योगी ने दावा किया है कि हमारे दौर में हुई नियुक्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के दौर में भर्तियों में धांधली का आरोप भी लगाया। जैन अल्फा के लिए योगी ने 3,126 प्राइमरी स्कूल्स के लिए 604 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। ऐसे समय जब भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों को लेकर युवाओं का गुस्सा फूट रहा है, यूपी मुख्यमंत्री पहले से सतर्क हैं। इसी के तहत आज लखनऊ में नए नियुक्ति पत्र देने से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान किया कि 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती की जाएगी। हर हफ्ते नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि वे सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है
परिणाम भी समय पे लाइए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले भर्ती संस्थाओं पर माफिया हावी थे। अखिलेश यादव पर निशाना लगाते हुए कहा कि चाचा भतीजा वसूली करते थे और भर्ती प्रक्रियाएं कोर्ट में फंस जाती थी। लेकिन अब 2017 के बाद हुई नियुक्तियों पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं कि बीते 10 दिनों में किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेन जी और जेन अल्फा के लिए ताबड़तोड़ ऐलान कर रहे हैं। तो नजर डालिए। देखिए 15 अगस्त सीएम ने यूपी युवा पॉलिसी 2026 का ऐलान किया और स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, इनोवेशन पर फोकस किया सीएम ने। 19 अगस्त को आईटीआई को आधुनिक स्किल और रोजगार हब बनाने का फैसला लिया गया। 19 अगस्त को ही विदेश में नौकरी के लिए इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट सेल का गठन किया गया। 23 अगस्त जापान के साथ समझौते हुए 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर वहां पर मिलते दिखे। 24 अगस्त युवाओं को जिला स्तर पर स्किल ट्रेनिंग का ऐलान किया गया। 25 अगस्त 3,126 प्राइमरी स्कूल्स के लिए 604 करोड़ की मंजूरी मिली। कृषि विभाग में चयनित 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र का ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तरफ से। और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर कौन कौन सी और कहां से है आपके सामने रखते हैं। नजर डालिए 4 बड़ी खबर। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया। कहा दान की एक पाई दान पात्र या ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर की तिजोरी में जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में चीनी संकट की आशंकाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है। जबकि आरक्षण के मुद्दे पर खड़गे का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा मोदी सरकार चोर दरवाजे से खत्म कर रही है रिजर्वेशन, एससी, एसटी, ओबीसी का छीना जा रहा है हक। केरल के कन्नूर में खौफनाक लैंडस्लाइड, अचानक सड़क पर भर कर गिर पड़ा पहाड़, वीडियो सामने। और अब बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही है। अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि देश में जो नैरेटिव है उसे राहुल गांधी ही बना रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही बन रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इसे अखिलेश यादव के बयान को सपा की रस्साकशी बताया है। इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव अकेले ही लड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत में बयानबाजी है वो काफी तेज है इस वक्त चुनाव पूर्व। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मायावती की भी एंट्री है। अखिलेश ने बयान दिया और बीजेपी ने उसे कहा कि अखिलेश यादव का बयान जो है रस्साकशी दिखा रहा है, ये दर्शाता है ये पार्टी की तरफ से। वहीं इमरान मसूद ने भी कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समीकरण बनने की तैयारियां हो गई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन असली मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होगा। अखिलेश ने दावा किया कि जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। अखिलेश के इस बयान से कांग्रेस में प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का दावा है कि देश में बीजेपी से लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही है। देश के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है वो लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी भी उनके सहयोगी हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन नेतृत्व राहुल गांधी का है। उधर बीजेपी का कहना है कि राहुल आंदोलन कर जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश उसी को खारिज करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। वहां पर जो ये बयान अखिलेश यादव का जिस समय आया, ये केवल एक तरह की नूरा कुश्ती और सीट शेयरिंग के फार्मूले में लोगों को दबाने का एक तरीके का सोचा समझा प्लान है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस ये पहले ही साफ कर चुकी है कि उसे सम्मानजनक सीटें चाहिए। कांग्रेस के यूपी प्रभारी ये बात साफ कह चुके हैं। तो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि रेस्पेक्टफुल समझौता होना चाहिए। हम पार्टनर्स हैं, इंडिया ब्लॉक के साथी हैं और हम लोग मजबूती के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम लोग हमारा लक्ष्य 2027 में सरकार बनाना है।
इस बीच यूपी में एक और खिलाड़ी बहुजन समाज पार्टी है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। आइए अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहा था। नजर डालिए आंकड़े क्या कह रहे हैं। तब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन समाजवादी पार्टी प्लस मतलब अलायंस कुल 399 सीटों पर ये चुनाव लड़ते हैं और 125 सीटों पर जीत ये दर्ज करते हैं। उस वक्त 2022 में गठबंधन को कुल 36.3% वोट मिले हैं और उसका स्ट्राइक रेट 31% रहा है। ये डेटा भी आपके सामने रख रहे हैं। साथ साथ अब इसमें सबसे अधिक 111 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, उनके खाते में गई। उस समय सपा गठबंधन में आरएलडी और एसबी एसपी भी थी, वही सुभाषपा वाली, लेकिन ये दोनों ही अब एनडीए के साथ खड़े हैं। कांग्रेस 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं थी, अकेले वो चुनाव लड़े थे और 2017 का गठबंधन नाकाम होने के बाद मतलब यूपी में 2 लड़के जब फेल हुए उसके बाद कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला लिया था। लेकिन 2027 में एक बार फिर दोनों के साथ आने की अटकलें हैं, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान दिलचस्प रहेगी और ये पूरा डेटा भी आपके सामने हम रख रहे हैं। उस वक्त यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का जो आंकड़ा है। तो हर बड़ी खबर पर नजर है, आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि यह है भारत का विश्वास। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पटना में बीबीएसई अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन जारी। गांधी मैदान से सीएम आवास तक मार्च, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को रोका। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। 2027 चुनाव को लेकर मायावती का ऐलान। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का लिया फैसला। उम्मीदवारों को लेकर की समीक्षा। संन्यास की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस का बयान आया सामने। कहा, बयान को राजनीति से ना जोड़ें। किसी ट्रस्ट के संदर्भ में कही गई थी बात। गडकरी ने कहा था ज्यादा काम नहीं कर पाता है। ब्रेक के बाद 4 के अलार्म में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। यूपी में एक बार फिर हिजाब चर्चा में है और यह चर्चा इसलिए है क्योंकि हाईकोर्ट ने स्कूल में हिजाब की मांग वाली याचिका को कर दिया है खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यह हाईकोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी है, हाईकोर्ट का यह कहना है। स्कूल यूनिफॉर्म के नियमों का पालन जरूरी है। AIMPLB ने इस पर ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है, यानी AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी और कहा है कि शिक्षण संस्थान में ड्रेस कोड का पालन जरूरी है। प्रयागराज के स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी ने अपनी मां के जरिए याचिका दायर की थी, जिसमें स्कूल में स्कार्फ पहनने की इजाजत मांगी थी। जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की बेंच ने कहा कि छात्रा ये साबित नहीं कर पाई कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का मकसद छात्रों के बीच समानता, अनुशासन और धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक माहौल बनाए रखना है। हाई कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा है। ऐसे में छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब लगाने की इजाजत देनी चाहिए। वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अदालत की इस टिप्पणी पर क्या बोले हैं और समाजवादी पार्टी ने क्या सवाल उठाए, सुनिए जरा दोनों को। देखिए, धर्म पे हमला नहीं है। शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए विद्यालय में अगर एक रूपता रहती है तो ये समझ में आता है कि ये छात्र हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इस्लाम का पहनावा अलग, हिंदू का पहनावा अलग हो तो देखने में लगता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान होता है। अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा। तो ये सब पे लागू कीजिए ना। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है, लिहाजा अदालत को अपनी टिप्पणी पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोर्ट का हिजाब के सिलसिले में जो फैसला आया, हम समझते हैं कि इसको रिव्यू करने और इस पर नजरसानी करने की ज़रूरत है।
और इसमें कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि जहाँ तक मजहब इस्लाम का सवाल है तो मजहब इस्लाम में स्कार्फ जो है वो या पर्दा जो है या हिजाब जो है वो अपने यहाँ मजहब का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि कुरान और हदीस से साबित है। मेरे ख्याल से हाई कोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए, इसलिए कि अगर से कोई बच्ची हिजाब पहन के अपने स्कूल जाती है, अपने किसी काम से जाती है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने कॉलेज या स्कूल की लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में हिजाब पहनती है, तो हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो हिजाब को लेकर किसने क्या कहा आपके सामने हमने रख दिया, सुनवा दिया माननीयों को। अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त अपराध से जुड़ी 4 बड़ी खबरें कौन सी और कहां से हैं जानने का वक्त है, तो रखते हैं 4 बड़ी खबरों को आपके सामने। क्राइम से जुड़ी खबर, मणिपुर के कांगपोकपी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। 16 बंदूकें, 1000 से ज्यादा कारतूस, वायरलेस सेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स जब्त। तहलका के पूर्व संपादक और रेप मामले में दोषी तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश। 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। जबकि मध्य प्रदेश के रतलाम में ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2.5 करोड़ कीमत की 2.5 किलो ड्रग्स जब्त की है। आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। मुंबई लोकल में यात्रियों के बीच जमकर मारपीट। नाला सुपारा विरार रूट की ट्रेन में मोबाइल छीनने की कोशिश के बाद विवाद बढ़ा। इस बीच अगली आज की बड़ी खबर, क्योंकि मोदी मंत्री परिषद में फेरबदल की चर्चा काफी तेज हो चुकी है। देखिए, मंत्री परिषद में बढ़ सकती है युवाओं की संख्या, 12 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। राज्यों से आएंगे कई नए युवा चेहरे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से नए चेहरे को मौका मिल सकता है। ये बड़ी खबर है। इस पर और ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए हम सीधा आप सभी को लिए चलेंगे अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये बड़ी खबर है। नहीं, देखिए, अभी बीजेपी नवीन की टीम बनी है, काफी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था और अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या मोदी मंत्री परिषद में भी फेरबदल किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से ये पेंडिंग चल रहा है। तो ऐसे माना जा रहा है कि कई जो खाली पद है उनको भरा जा सकता है। आप जानते हैं कि 3 मंत्रियों ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, 69 अभी पद हैं, यानी 12 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कई मंत्रियों को प्रदर्शन के आधार पर हटाया भी जा सकता है, ये बात भी कही जा रही है। साथ ही जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनके मद्देनजर भी जगह मिल सकती है। और साथ ही आपको महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि कुछ नए सहयोगी भी बीजेपी के साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, क्या उनको भी जगह मिलेगी, इस बात पर भी चर्चा चल रही है। अखिलेश, अगर आपके पास और कुछ इंफॉर्मेशन हो कि कौन से वो युवा चेहरे हैं जो अभी रेस में आगे चल रहे हैं, कहां से संभावना है, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, कुछ अगर ऐसी सूत्र बता पा रहे हैं सोर्सेस के हवाले से खबर हो तो। देखिए, श्रीकांत शिंदे जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, सांसद हैं, उनका नाम चल रहा है, क्योंकि अब शिवसेना की जो सांसद है उनकी संख्या बढ़कर 13 हुई, तो माना जा रहा है कि कैबिनेट पद मिल सकता है। इस पर श्रीकांत शिंदे आ सकते हैं, ये बात कही जा रही है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों से बीजेपी के अपने भी जो युवा सांसद हैं उन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब सरकार का जोर जो है वो जेन जी के ऊपर है। ऐसे में सरकार चाहेगी कि युवाओं को संदेश दिया जाए। आप जानते हैं कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 30 करोड़ से अधिक मतदाता जो है वो इस आयु वर्ग के होंगे, तो जाहिर सी बात है कि सरकार चाहेगी कि उनको भी संदेश दिया जाए। देश भर में जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई राज्यों में, चाहे बिहार, झारखंड हमने देखा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हमने देखा किस तरह से दिल्ली में, तो जेनजी इफेक्ट इसमें एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। निश्चित तौर पर मानी जा सकती है, क्योंकि देखिए सरकार वैसे भी चाहेगी कि युवाओं को अवसर मिले। ये 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए टीम बनेगी, जो नितिन नवीन की टीम बनी है वो भी 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए बनी है। जो मंत्रिमंडल में फेरबदल जब भी होगा, हालांकि अभी इसकी कोई तारीख के बारे में कोई इशारा नहीं है, ये अगले कुछ महीनों में हो सकता है, अगले कुछ सप्ताह में हो सकता है, इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जब भी ये होगा ये कोशिश जरूर होगी कि युवा वर्ग का समावेश इसमें किया जाए ताकि युवाओं को संदेश दे सके। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका। अखिलेश शर्मा, मैनेजिंग एडिटर पॉलिटिकल, हमारे जुड़े हुए थे, वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। देखिए, बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। दान की एक एक पाई मंदिर खाते में जाएगी। बांके बिहारी मंदिर दान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सेवायतों ने बाधा डाली तो कार्रवाई होगी। ऑनलाइन और दान पात्रों से ही मिले दान। मंदिर के धन में चाहिए पूरी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। गड़बड़ी रोकने को पारदर्शी सिस्टम तैयार हो। जमीन खरीदने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अनिवार्य है, यानी जरूरी।
मंदिर फंड से संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का यह कड़ा रुख। अब हर घर से जुड़ी हुई खबर, हर जेब से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि देश में प्याज के बढ़ते दामों से निपटने के लिए सरकार अब खुद प्याज की सप्लाई करने जा रही है और इसके लिए स्पेशल कांदा एक्सप्रेस नासिक से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। इस ट्रेन में लासल गांव मंडी से प्याज को दिल्ली एनसीआर पहुंचाया जाएगा। इसकी तैयारी हो चुकी है और देश के कई और इलाकों में भी सरकार प्याज की सप्लाई करने जा रही है। तो जो प्याज लोगों को आंसू लाने पर मजबूर कर रही थी घरों में, खासकर किचन में जो इससे फर्क पड़ रहा था, उसको लेकर सरकार ने फौरन एक्शन लिया है। नासिक में मौजूद ये स्पेशल ट्रेन दिल्ली एनसीआर के लोगों का जायका सुधार सकती है। एशिया में प्याज की सबसे बड़ी लासगांव मंडी में इस ट्रेन से प्याज लादा जाएगा। करीब 840 टन प्याज लेकर ये स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए चलेगी, इसलिए इसे कहा जा रहा है कांदा एक्सप्रेस। कांदा यानी प्याज। दरअसल प्याज के दामों में अचानक काफी तेजी आई है। कुछ हफ्ते पहले जो प्याज 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, उसकी कीमत अब 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। कांदा एक्सप्रेस से सप्लाई प्याज की इस कीमत को 35 रुपए किलो तक लाने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीसीएफ अगले हफ्ते में इस प्याज को दिल्ली में बेचना शुरू करेगी। इसके लिए एनसीसीएफ अपने 105 भारत ब्रांड रिटेल स्टोर्स का भी इस्तेमाल करेगी। प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली के अलावा चेन्नई, मदुरई, एर्नाकुलम और गुवाहाटी में भी इस बफर स्टॉक को भेजेगी। बाजार की जरूरत के हिसाब से बाकी जगहों का फैसला किया जाएगा। देखिए, इस बीच प्याज की जो कीमत है, दाम बीते कुछ दिनों में काफी तेजी से आगे बढ़े हैं, ऊपर चढ़े हैं। अब त्योहारों के मौसम में प्याज के दामों में 30 रुपए से बढ़कर कई इलाकों में 70 रुपए किलो तक प्याज की कीमत पहुंच चुकी है प्रति किलो, जिससे तभी तो कहा जा रहा है प्याज जो है अब आंसू निकाल रहे। खबर देखिए पूरी। त्योहारों के मौसम से पहले प्याज के दामों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज के दामों में अचानक पिछले कुछ दिनों में ये तेजी आई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सब्जी मंडी में हमने प्याज विक्रेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि जो पहले एक साथ 5 किलो प्याज लिया करते थे, अब किलो या आधा किलो प्याज ही ले रहे हैं। जो खराब होगी थी प्याज, बारिश से खराब हो गई। इतनी महंगी प्याज, सब सारी सब्जी खरीदनी पड़ा प्याज की वजह से ही। फिर क्या प्याज खरीद सके, क्या करेंगे हम लोग? हमें तो खरीद ही नहीं खाएंगे। जितनी महंगी करेंगे खाने वाला घर की जो चीज खाने की चीज है वो खत्म तो नहीं कर सकते, खाएंगे तो आएंगे हम। ग्रेटर नोएडा के दुकानदारों के मुताबिक बारिश के चलते पीछे से प्याज नहीं पहुंच पा रहा है। मंडी के स्टॉक में रखी प्याज महंगी हो गई है। जो प्याज पहले 30 से 40 रुपए किलो बेच रहे थे, वही 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। पहले कितने रुपए किलो प्याज मिल रही थी और अब? पहले 30 रुपए किलो थी, 40 रुपए 30 रुपए किलो, और अब हो गई 60 रुपए किलो। आम जनता काफी ये तो बहुत भारी पड़ रहा खरीदने में भी। बिहार के बाजार का भी यही हाल है। त्योहार के मौसम में पहले चीनी के रेट बढ़े और अब प्याज के दाम ने लोगों को अपना बजट नए सिरे से तैयार करने को मजबूर कर दिया है। देखिए, देश के अलग अलग इलाकों में प्याज इस समय मोटे तौर पर किस दाम पर बिक रहा है, अब जरा विस्तार से आपके सामने रख देते हैं डिटेल्स। जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजधानी 65 रुपए प्रति किलो है यहां पर प्याज की कीमत। कोलकाता में क्या है? मेट्रोपॉलिटन में 60 रुपए किलो, चेन्नई में भी 60 रुपए प्रति किलो प्याज की कीमत है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की बात कर ले, दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ क्षेत्र, 60 रुपए किलो यहां पर भी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन 58 रुपए प्रति किलो है, जबकि वहां गुवाहाटी में 58 रुपए किलो बिक रही है प्याज। और कोच्चि की बात करें तो 56 रुपए किलो है। पटना में 55 रुपए प्रति किलो है। नोएडा में क्या स्थिति है? 55 रुपए किलो बताया जा रहा है प्याज की कीमत। मदुरई में 55 रुपए किलो है। बेंगलुरु में 52 रुपए प्रति किलो है, जबकि मुजफ्फरपुर में 50 रुपए प्रति किलो है। तो सबसे सस्ता तो फिलहाल मुजफ्फरपुर में ही देखने को मिल रहा, 50 रुपए प्रति किलो। आगे देखिए, प्याज विक्रेताओं के मुताबिक बारिश के कारण प्याज की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण उत्पादन भी कम हुआ है और आगे भी कीमतें बढ़ने की आशंका है। अभी मुंबई के बायखाला की मंडी से एनडीटीवी संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट आपके सामने रखें, देखिए। प्याज के दाम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। प्याज के दाम आसमान छूते हुए नजर आएंगे। यह वही प्याज है जो पिछले कुछ हफ्तों पहले 25 से 30 रुपए बेचा जा रहा था, जिसके दाम अब 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। हालांकि ये समस्या सिर्फ मुंबई शहर की नहीं है, तमाम
मेट्रो सिटीज़ का है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अन्य शहरों में भी प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 2 हफ्ते के मुताबिक 20% से ज़्यादा ये प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पर इस वक्त ये सब्जी मंडी में जो मौजूद है, जब यही प्याज आपके घर के पास ठेले पे बिकेगा तो इसकी कीमत में और इजाफा होगा। और मुंबई की अगर बात करें तो लगभग 55 से 60 रुपए के ऊपर तक प्रति किलो प्याज बेचा जा रहा है। हालांकि इसकी सीधी मार आम आदमी की जेब पर पड़ रही है और सरकार के द्वारा भी जो बताया जा रहा है, नासिक जो पूरे देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी मानी जाती है, वहां से कांदा एक्सप्रेस सरकार चलाएगी। प्याज या अनाज के दामों पर काबू रखने के लिए केंद्र सरकार का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय अब क्या करता है, जरा आइए विस्तार से समझा देते हैं, आपको समझ लेते हैं। देखिए, इसके लिए सामरिक रिजर्व के तौर पर बफर स्टॉक रखा जाता है, जैसे प्याज का स्टॉक रखा जाता है। एनसीसीएफ और नाफेड जैसी एजेंसियां के जरिए यह स्टॉक तैयार किया जाता है। त्योहारों में मांग के कारण प्याज के दाम अगस्त या सितंबर में काफी बढ़ भी जाते हैं। इसी दौरान बारिश के कारण भी कई जगह प्याज की सप्लाई पर असर पड़ता है और इसका सीधा असर बाजारों में प्याज की उपलब्धता पर पड़ता है। इसी से निपटने के लिए मंडी से सरकार बड़े पैमाने पर खरीद कर प्याज बफर स्टॉक तैयार रखती है। इस स्टॉक को उन जगहों पर खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाया जाता है जहां प्याज के दामों में तेजी आती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा दें। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि राहुल का छात्रों की गूंज सिर्फ पीआर स्टंट है। राहुल की पीआर मुहिम की हवा निकल चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने ही खोली है पोल, ये बीजेपी कह रही है। माखन तिवारी ने नहीं किया समर्थन। 249 में से सिर्फ 113 ने किया पोस्ट और राहुल को अपने ही नेताओं का समर्थन नहीं। युवा राहुल नहीं, मोदी के साथ। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी छात्रों के गूंज के माध्यम से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा कांग्रेस के साथ में है। ये पूरे मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन का बलून आज कांग्रेस के नेताओं ने ही बस्ट कर दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये अगर आप डेटा देखेंगे, सीडब्ल्यूसी के खुद के मेंबर्स ने राहुल गांधी के पुणे के छात्रों के गूंज के कार्यक्रम के बारे में कोई पॉजिटिव टिप्पणी नहीं दी। और ये कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है। दिस इंक्लूड्स लीडर्स लाइक अजय माकन, ये इंक्लूड करता है लीडर्स लाइक मनीष तिवारी। जब ये राहुल गांधी के छात्रों के गूंज के इवेंट को अपने सोशल मीडिया पर एंडोर्स नहीं करते हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि आज कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि राहुल की पूरी आउटरीच एक मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन है। देखिए, पर्व त्योहारों का सीजन चल रहा है और बाजार में मिलावटखोर सक्रिय हो चुके हैं। एक्शन बहुत जरूरी है। धड़ल्ले से नकली मिठाइयां बिकनी शुरू हो चुकी हैं। वैसे बिकी रही थी पहले से भी, कहीं कहीं छापेमारी होती तो कुछ खुलासा होता था। एक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्शन की दरकार है। अभी जहरीले पनीर की सप्लाई हो रही है इस वक्त, लेकिन खाद्य विभाग की टीम भी अब सक्रिय है। शहर शहर छापेमारी हो रही है खाद्य विभाग की टीम की तरफ से। नकली मिठाइयां और पनीर नष्ट किए जा रहे हैं जहां पर भी जानकारी मिल रही है और इसका बहुत जरूरी कदम उठाना अनिवार्य भी है। आम लोगों की सेहत से ये खिलवाड़ किया जा रहा है चंद मुनाफे के लिए। कुछ मुनाफाखोर जो हैं इसमें भी पूरी तरह से मिलावट कर रहे हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देखिए जरा, खाद्य विभाग की टीम ने नकली जो भी जब्त किया है उसको नष्ट किया जा रहा है। पनीर हो या फिर और खोआ मावा जितने भी चीजें हैं। रक्षाबंधन और दूसरे त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की खूब डिमांड है। इस माहौल पर मिलावटखोरों की पूरी नजर है। ज्यादा फायदे के लिए वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। खुलेआम जहरीली मिठाइयां बेची जा रही हैं। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या FSDA की टीम भी अलर्ट है। शहर दर शहर छापेमारी हो रही है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 316 किलो मावा और मिल्क केक जब्त किया गया। रक्षाबंधन से ऐन पहले इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी नकली मिठाइयों का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन खाद्य विभाग की टीम भी अब मुस्तैद है। ताबड़तोड़ इस वक्त छापेमारी हो रही है और इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पनीर हर किसी की पसंद है। इससे मिठाइयां भी बनती हैं, लेकिन मिलावटखोर पनीर नहीं, जहर बेच रहे हैं। मथुरा में 1200 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा, जिसे मौके पर ही नष्ट कर खुद सैंपल जांच के लिए भेजे गए। गाजियाबाद के सचिन छेना स्टोर पर मिले 10 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ले नष्ट किए गए। रसगुल्ले के अलावा अरारोट, पनीर और खतरनाक ब्लीचिंग केमिकल सेफोलाइट के सैंपल लिए गए, जो सेहत के लिए घातक साबित हो सकते हैं। गाजियाबाद से सटे हापुड़ जिले का हाल, जहां से दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा 10 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा गया। उन्नाव के सफीपुर और बांगरमऊ में 307 किलो मिलावटी खोया और 360 लीटर दूध नष्ट किया गया। एक कारखाने में खतरनाक सोडियम सल्फाइड मिला, जिसके बाद लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई। और एक्शन की जो दरकार है वो सिर्फ त्योहारों में नहीं, एक्शन लेते रहिए रेगुलर डेज पर भी, तभी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे मुनाफाखोर, और इनको जरूरी है ये भय। आगे बढ़ते हैं, अब बात रेप के मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की करने जा रहे हैं, जिसे एक बार फिर से रिहा कर दिया गया और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिल चुकी है। देखिए, पिछले तकरीबन 6 सालों में ये 17वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आया हुआ है और मौजूदा साल में उसे तीसरी बार राहत मिली है। लोग सवाल उठाते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है आक्रोश, लेकिन फिर भी ये फरलो और बेल मिल जाती है और बाहर निकलकर ये घूमता है। साल में ऐसे कितनी बार हुआ है? इसी साल की अगर बात कर ले तो तीसरी बार है। पिछले 6 सालों में 17वीं बार रेप का आरोपी राम रहीम बाहर निकला हुआ है। जिस शख्स को 2 साथियों के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया गया, उसे अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। उस सजायाफ्ता पर एक बार फिर सिस्टम मेहरबान हुआ। गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा किया गया। उसे 21 दिन की फरलो मिली है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख इस साल तीसरी बार जेल से बाहर आया है। पिछले 6 साल में उसे 17 बार मोहलत मिली है। पिछले 6 सालों में वो 450 से ज्यादा दिनों के लिए पैरोल या फरलो पर बाहर रहा। गुरमीत राम रहीम से जुड़े मामलों और सजा पर नजर डालें तो उसे साल 2017 में 2 साधियों से रेप के मामले में दोषी ठहराया गया था। सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत को 10-10 साल की 2 सजाएं दी थी। सीबीआई अदालत ने कहा था कि दोनों सजाएं साथ साथ नहीं चलेंगी। 10 साल की सजा पूरी होने के बाद दूसरी 10 साल की सजा चलेगी। गुरमीत राम रहीम को हत्या के 2 मामलों में भी सजा हुई थी, लेकिन दोनों केस में उसे हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया था। आज से शुरू हुई 21 दिन की फरलो के दौरान वो सिरसा आश्रम में रहेगा। सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि ये बाहर है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आम लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो नहीं, इसका जवाब चलिए इस बुलेटिन में 4 के अलाम में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में। बने रहे, देखते रहे आप एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि यह है भारत का विश्वास।